साथ एक बार रिवाइज कर लेता हूं कि भाई ये अमेंडमेंट ऑफ कैश बुक क्या चक्कर था, इसमें हमने क्या क्या बातें लिखी थी, राइट। चलो तो एक बार क्विकली मेरे साथ रिकैप कर लो, हालांकि मैं मान रहा हूं आपने रिवाइज तो किया होगा, बट फिर भी आप मेरे साथ एक बार और रिवाइज कर लो। तो बच्चों मैंने बोला था अमेंडमेंट ऑफ कैश बुक को हम लोग एडजस्टमेंट ऑफ कैश बुक भी बोलते हैं। बाकी दूसरी किताबों में, फॉर एग्जाम्पल जैसे सीए की किताबों में, इसी को एडजस्टमेंट ऑफ कैश बुक भी बोलते हैं। तो इसमें क्या चक्कर होता है, हमने बोला था कि भाई कभी कभी हम लोग डायरेक्टली बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट नहीं बनाते, हम लोग पहले अमेंडेड कैश बुक बनाते हैं, अमेंडेड कैश बुक, या जिसका दूसरा नाम हो सकता है एडजस्टेड कैश बुक। तो हमने कहा था हम कभी कभी पहले अमेंडेड कैश बुक बना लेते हैं। अब अमेंडमेंट का या अमेंडेड का वर्ड का मतलब क्या मीनिंग होता है, हिंदी में अगर बिल्कुल सरल भाषा में बोलूं, इट मीन्स ठीक करना। तो हम लोग कैश बुक को कुछ ठीक करते हैं, ठीक है, और उसके बाद बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं। अच्छा, अब इसी से रिलेटेड कुछ कुछ बातें हमने लिखी थी, जैसे कि अमेंडमेंट ऑफ कैश बुक जो होता है ये ऑप्शनल होता है अगर आप बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना रहे हो इन बिटवीन द अकाउंटिंग ईयर, मतलब साल के बिटवीन या मतलब साल के अंदर आप बना रहे हो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, तो उस केस में आपका अमेंडमेंट करना एक ऑप्शनल होता है। आपकी श्रद्धा है, आपकी मर्जी, आपको करना है करो, नहीं करना मत करो, ठीक है। तो मैंने एग्जांपल भी दिया था कि अगर मेरा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 1 अप्रैल टू 31 मार्च, तो अगर मैं इस फाइनेंशियल ईयर के कहीं अंदर जाके किसी स्पेसिफिक डेट पे, किसी पर्टिकुलर डेट पे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना रहा हूं, तो वो अमेंडमेंट ऑप्शनल है। उदाहरण के तौर पे मैंने बोला मैं 30 सितंबर को बना रहा हूं या 30 जून को बना रहा हूं। इस तरह से अगर मैं बीचों बीच कहीं पे अगर बीआरएस बना रहा हूं तो उस केस में अमेंडमेंट ऑप्शनल है। लेकिन बच्चों जी हमने ये बोला था कि ये अमेंडमेंट करना जरूरी होता है, नेसेसरी होता है। कब? जब आप बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फाइनेंशियल ईयर के लास्ट डेट पे यानी क्लोजिंग डेट पे बना रहे हो। जैसे कि अगर मेरे एग्जांपल में फाइनेंशियल ईयर फॉलो हो रहा है तो 31 मार्च, अगर हम लोग कैलेंडर ईयर फॉलो करते हैं तो 31 दिसंबर। तो बेसिकली जो हमारा साल का अंत होता है, क्लोजिंग डेट होती है, अगर उस डेट पे आप बीआरएस बना रहे हो तो हमने बोला था अमेंडमेंट करना जरूरी हो जाता है, नेसेसरी हो जाता है। उसके पीछे रीजन भी आपको पता होना चाहिए, सो दैट करेक्ट बैलेंस ऑफ बैंक इज रिफ्लेक्टेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आपको पता है भाई हमारा जो बैलेंस शीट होता है उसमें जो एसेट साइड होता है उसमें कैश एट बैंक हम दिखाते हैं, और कैश एट बैंक का जो बैलेंस आता है वो कहां से आता है, वो कैश बुक से तो उठ के आता है। तो इसलिए जरूरी हो जाता है कि भाई अगर कैश बुक में कुछ गलतियां आई है, कुछ गड़बड़ है, तो हम पहले उसको ठीक करें ताकि वहां पे हमारा सही कैश बुक में बैंक का बैलेंस आए, जो कि आपके बैलेंस शीट में सही वैल्यू पे आए, तो ताकि आप ट्रू पिक्चर दिखा पाओ अपने बैंक की, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। इसलिए जरूरी हो जाता है अमेंडमेंट करना, ठीक है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट, ये कॉन्सेप्चुअली समझना इंपॉर्टेंट है ये बात, ठीक है। इसके अलावा हमने क्या बोला था, सबसे मुद्दे की बात, अगेन अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब मैं अमेंडमेंट बोल रहा हूं या एडजस्टमेंट बोल रहा हूं तो सवाल उठता है भाई कौन सी अमेंडमेंट्स या कौन सी एडजस्टमेंट्स आप अमेंडेड कैश बुक में दिखाओगे, यानी आप कौन सी चीजों को अमेंडेड कैश बुक में एडजस्ट करोगे। तो उसमें मैंने आपको बोला था सिर्फ दो ही चीजें होती हैं जो आपके अमेंडेड कैश बुक में आती हैं। पहली, एरर्स इन कैश बुक। अगर आपने कैश बुक में कोई गलती कर रखी है, कोई रिकॉर्डिंग की गलती कर रखी है, कोई कैरी फॉरवर्ड की गलती कर रखी है, कोई टोटलिंग की गलती कर रखी है, कास्टिंग की गलती कर रखी है, तो कोई भी गलती जो कैश बुक में हो रखी है वो आपको अमेंडेड कैश बुक में एडजस्ट करना है। जैसे एग्जांपल मैंने बोला था, ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड एट रॉन्ग अमाउंट इन कैश बुक। कैश बुक में गलत अमाउंट पर हमने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रखी है, तो ये हमारी गलती है, हमारी कैश बुक में गलती है, तो ये आपको अमेंडेड कैश बुक में ठीक करनी पड़ेगी। उसी प्रकार से हमने दूसरी चीज बोली थी, ओमिशंस इन कैश बुक, यानी कोई वैलिड ट्रांजैक्शन, कोई सही ट्रांजैक्शन पासबुक में तो आ रही है लेकिन कैश बुक में नहीं आ रही है ना। तो इसके भी कई सारे एग्जांपल बताए थे कि बैंक चार्जेस कट गए, बैंक वालों ने हमारे बैंक में इंटरेस्ट डाल दिया, हमारे कस्टमर्स ने डायरेक्ट डिपॉजिट कर लिया, कोई चेक डिसऑनर हो गया एटसेट्रा, कोई बीआर डिसऑनर हो गया, ठीक है। तो कोई भी ट्रांजैक्शन जो पासबुक में आ रही है लेकिन कैश बुक में नहीं आ रही, उसको हम ओमिशन बोलते हैं। तो ये भी आपको अपने अमेंडेड कैश बुक में दिखाना पड़ेगा, राइट। अच्छा, क्लैरिफिकेशन के लिए हमने बोल दिया था कि भाई कौन सी चीज आपको अमेंडेड कैश बुक में नहीं दिखानी। हमने बोला था अगर पासबुक में गलती है यानी नालायक पंथी बैंक वालों की है तो उस केस में आपको वो
कहां नहीं दिखाना है, अमेंडेड कैश बुक में नहीं दिखाना है ना। और दूसरा हमने बोला था टाइमिंग डिफरेंस, और टाइमिंग डिफरेंस में हम कई बार डिस्कस कर चुके कि सिर्फ दो चीजें आती हैं, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड एंड चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड। इन दोनों चीजों को आप अपने अमेंडेड कैश बुक में नहीं दिखाओगे, ये नॉर्मली आपके बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में ही आएंगे, ठीक है। तो अमेंडेड कैश बुक में सिर्फ दो चीजें ठीक करोगे, या तो कैश बुक की गलती या तो कैश बुक में ओमिशन, बाकी सारी चीजें आपकी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में नॉर्मली आएंगी, ठीक है। ये भी समझ गए थे। इसके अलावा हमने बोला था जो चीजें आप अमेंडेड कैश बुक में डाल रहे हो, जो चीजें आपने अमेंडेड कैश बुक में ठीक कर दी, अब आपको उनको दोबारा अपने बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में नहीं दिखाना, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है भाई, जो एडजस्टमेंट आपने कैश बुक के अंदर ही कर दी उसको आप बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में थोड़ी ना दिखाओगे, एक ही चीज को डबल डबल ट्रीट नहीं करोगे, इसलिए वो चीज आपको बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में दोबारा नहीं दिखानी। दूसरी बात, जब हम अमेंडेड कैश बुक प्रिपेयर करते हैं तो इंपॉर्टेंट है, हालांकि कॉमन सेंस वाला पॉइंट है, कि उस केस में जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट हो जाता है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का, दैट विल बी द बैलेंस एज पर अमेंडेड कैश बुक। यानी क्वेश्चन में एक कैश बुक का बैलेंस दिया होगा, लेकिन अगर आपने अमेंडेड कैश बुक प्रिपेयर किया तो आप नया बैलेंस खुद निकालोगे आफ्टर मेकिंग ऑल द एडजस्टमेंट्स और अमेंडमेंट्स। तो उस नए बैलेंस से आपको अपने बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की शुरुआत करनी है। आज मैं आपको ये क्वेश्चन में भी दिखा दूंगा। तो ये सारी बातें थी बच्चों जी अमेंडेड कैश बुक की। आई होप आपको याद आ गई होगी सारी बातें। ये लो जी, चलो ठीक है, देखना मेरे साथ, बहुत आराम से अच्छे से समझना। सारी जो बातें हमने करी, कॉन्सेप्चुअल बातें करी, उसको आप जरा यहां पे अप्लाई करना, देखना कि क्या आप इसको अप्लाई कर पा रहे हो कि नहीं। कह रहा है द फॉलोइंग इज अ समरी फ्रॉम कैश बुक ऑफ मेसर्स आदर्श ट्रेडिंग फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 2021। तो आपको सितंबर 2021 का क्या दे रखा है, एक कैश बुक की समरी दे रखी है। अगले पेज पे मिल जाएगी वो समरी आपको, देखो तो क्या बोला हुआ है, बैलेंस बीडी। अब जरा ध्यान से समझना, ठीक है। ये क्या क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन पकड़ना बहुत जरूरी होता है बच्चों, अगर वो गड़बड़ हो गई तो आप आगे फंस जाओगे। तो ये आपको कैश बुक की एक समरी दे रखी है, मुद्दे की बात, ठीक है। और ये कौन सी पीरियड की दे रखी है, सितंबर की, सितंबर की। यानी ये आपको दे रखा है बैलेंस बीडी, दिस इज ओपनिंग बैलेंस। आई होप ये आप समझते होगे क्योंकि आप कैश बुक का चैप्टर पढ़ चुके हो। ये ओपनिंग बैलेंस है, मान लो ये 1 सितंबर का बैलेंस है, ठीक है। फिर आपको अच्छे से पता है कैश बुक के डेबिट साइड पे सारी रिसिप्ट्स आती हैं, तो पूरे सितंबर महीने की उसने बोला कि ये हमारी टोटल रिसिप्ट्स थी। सिमिलरली आपको पता है कैश बुक की क्रेडिट साइड में सारी पेमेंट्स आती है, तो अकॉर्डिंगली उसने बोल दिया कि भाई देखो पेमेंट सितंबर की हमारी टोटल इतनी थी। तो ओपनिंग बैलेंस ले लिया सितंबर का, रिसिप्ट सारी ले ली, पेमेंट्स ले लिया, तो अकॉर्डिंगली फाइनली आपके पास फिर सितंबर महीने का क्लोजिंग बैलेंस बचा। अगर मैं डेट लिखना चाहूं तो ये डेट हो जाएगी 30 सितंबर 2000, जो भी है 30 सितंबर, ठीक है। तो आपके लिए मुद्दे की जानकारी क्या है, आपके लिए मुद्दे का बैलेंस है ये वाला, बाकी सारी चीजें बेकार हैं। बाकी सारी चीजें पे चाहे तो आप कांटा भी लगा सकते हो। ये जो मैंने हाईलाइट करा और जिसके अराउंड मैंने लाल पेन से बादल बनाया, ये मुद्दे की चीज है। ये 960 रुपीज की जो फिगर दे रखी है, ये मुद्दे की चीज है। ये आपके कैश बुक का बैलेंस दे रखा है। हालांकि क्वेश्चन ने देखो क्लियरली नहीं बोला कि बैंक कॉलम है या बैंक से रिलेटेड है, बट ऑफ कोर्स बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, आपको अच्छे से पता है यहाँ पे हम खाली बैंक कॉलम की बात करते हैं। तो दिस यू हैव टू ऑटोमेटिकली अज्यूम कि भाई ये आपको बैंक कॉलम ही बता रखा है, कैश कॉलम का तो कोई लेना देना ही नहीं होता इस चैप्टर में, है ना। हमें तो बैंक कॉलम से लेना देना होता है। तो ये दिस इज अंडरस्टूड कि दिस इज बैंक कॉलम। तो ये आपका कैश बुक के हिसाब से बैंक का बैलेंस दे रखा है 960 रुपीज। ये रही मुद्दे की चीज। आई होप ये इंफॉर्मेशन आप समझ गए होंगे, राइट। फिर कहता है ऑन इन्वेस्टिगेशन इट वॉज फाउंड दैट, क्या भाई हमने इन्वेस्टिगेशन करी, जांच पड़ताल करी, हमें क्या क्या पता लगा, एक बार क्विकली रीड कर लेते हैं। मैं एक बार यहां पे रीड कर लूंगा, उसके बाद जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको अपनी किताब से देखना होगा। तो कह रहा है कि ए में कह रहा है बैंक चार्जेस ऑफ 35 रुपए वर नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। तो क्या करें, साथ साथ इसको आइडेंटिफाई करते हुए चले, ये क्या है, ये ओमिशन है, ये क्लियरली ओमिशन है। एक बैंक चार्जेस जो कैश बुक में नहीं आ रहा, तो दिस इज ओमिशन इन कैश बुक।
बी में कहता है अ चेक ऑफ ₹47 इशू टू सप्लायर वॉज एंटर्ड बाय मिस्टेक एज अ रिसिप्ट इन द कैश बुक। ओहो, तो हमने पेमेंट करी 47 की चेक से, हालांकि अब 47 रुपीज की चेक से कौन पेमेंट करता है, बट ठीक है, चेक से हमने 47 रुपीज की पेमेंट करी, लेकिन गलती से उसको कैश बुक की पेमेंट साइट पे दिखाने की जगह हमने उसको कैश बुक की रिसिप्ट साइट पे दिखा दिया। तो इसका मतलब ये मैंने एरर कर रखी है इन कैश बुक, ये कैश बुक की एरर है, साथ साथ आइडेंटिफाई करते हुए चलना। सी में कहता है चेक ऑफ ₹18 वॉज रिटर्न्ड बाय द बैंक मार्क्ड एज रेफर टू ड्रॉर बट इट्स नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। तो इस मुद्दे की बात है, मतलब ये आगे की ज्यादा जानकारी इंपॉर्टेंट नहीं है, रेफर टू ड्रॉर। मुद्दे की बात क्या है? मुद्दे की बात यह है कि एक चेक हमने जो जमा किया था वो बैंक वालों ने वापस कर दिया। ठीक है, तो एक चेक मैंने जमा किया, मैंने अपने बैंक में अपने कैश बुक में रिकॉर्ड कर दिया होगा कि मेरे पास रिसिप्ट आ गई चेक की, लेकिन किसी रीजन से वो बैंक वालों ने मना वापस कर दिया। भाई जो भी रीजन होगा, चेक में डेट गलत होगी, कुछ सिग्नेचर मैच नहीं करा होगा, या जो भी रीजन होगा, हमें कोई लेना देना नहीं, लेकिन वो चेक, मुद्दे की बात है, वापस हो गया। और वो जो चेक वापस हुआ उसको हमने अपनी कैश बुक में नहीं दिखाया। तो आप कह सकते हो दिस इज अ काइंड ऑफ ओमिशन, आप इसको एक प्रकार का ओमिशन मान के चल सकते हो। ठीक है, आप इसको एरर भी मान के चल सकते हो, मतलब ये नजरिया है, मतलब प्रॉब्लम कैश बुक की है। मुद्दे की बात ये कि प्रॉब्लम ये कैश बुक की है कि भाई चेक वापस आ गया तो हमें कैश बुक में दिखाना चाहिए था, बट हमने नहीं दिखाया। ठीक है, डी में कह रहा है द बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड इन सितंबर 2021 शुड हैव बीन ₹1470। ओहो, तो ये पता है आपसे क्या कह रहा है? मैं कह रहा था ना बाकी सारी चीजें मिटा दो, काट दो, लेकिन अब पढ़ के लग रहा है कि नहीं, ये कह रहा है कि ये जो ओपनिंग बैलेंस है 1407 रुपए का, ये देखो, ये मैं कलर कर रहा हूं, ये 1407 रुपए का जो ओपनिंग बैलेंस है ये एक्चुअली में 1470 होना चाहिए था। तो हमने अपनी कैश बुक में ये 1407 ले रखा है, बट ये 1407 नहीं होना चाहिए था, ये 1470 होना चाहिए था। तो अगेन आप कह सकते हो कि ये भी क्या है, ये भी कैश बुक में एक एरर है। दिस इज ऑल्सो एन एरर इन कैश बुक। ठीक है, ई कहता है चेक्स पेड टू सप्लायर्स ₹214, $370 and $30 हैव नॉट बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। तो हमने कुछ चेक की पेमेंट करी, कोई चेक इशू किया, लेकिन वो अभी पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुआ। तो बच्चों ये होता है टाइमिंग डिफरेंस। ये क्या होता है? ये तो आपको पता है, ये टाइमिंग डिफरेंस होता है। भाई टाइमिंग डिफरेंस में दो ही चीजें आती है, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड या चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड। तो ये क्या है? ये टाइमिंग डिफरेंस है। एफ में कहता है डिपॉजिट्स ऑफ ₹1542 ऑन 30th September वर क्लियर्ड बाय द बैंक ऑन 2nd October। तो ये भी क्या है? ये भी टाइमिंग डिफरेंस है कि हमने चेक डिपॉजिट कर तो दिया 30 सितंबर को, लेकिन वो 30 सितंबर तक क्लियर नहीं हुआ, वो 2 अक्टूबर को क्लियर हुआ। ठीक है, तो इसलिए ये भी एक टाइमिंग डिफरेंस है। तो बोथ ऑफ दीज आर टाइमिंग डिफरेंस, ये दोनों भी टाइमिंग डिफरेंस है। जी कहता है क्या? जी में कहता है द बैंक चार्ज द चेक रॉन्गली टू आदर्श ट्रेडिंग ₹72। तो हमारा नाम देख लो एक बार, ऐसे क्वेश्चन पे जरूरी होता है कि हम अपना नाम देख ले। देखो हमारा नाम क्या है? आदर्श ट्रेडर। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है या ये पॉइंट आपसे कह रहा है कि हमारे बैंक वाले ने कोई किसी और का चेक हमारे अकाउंट में चार्ज कर दिया। चार्ज का मतलब क्या हुआ? चार्ज का मतलब हमारे अकाउंट में से काट दिया, हमारे अकाउंट से बैलेंस काट दिया, कोई पेमेंट दिखा दी, लेकिन चेक तो हमारा था ही नहीं। तो ये किसकी नालायकपंती है? ये बैंक की नालायकपंती है, हमारी नालायकपंती नहीं है, बैंक की नालायकपंती है। इसको हम बोलते हैं एरर इन पासबुक। एरर इन पासबुक। एच कहता है बैंक स्टेटमेंट शोज ओवरड्राफ्ट ऑफ ₹124 एज ऑन 30th September। तो ये तो चलो आपको बस एक जानकारी दे दी कि भाई सेम डेट पे 30th सितंबर को हमारे बैंक स्टेटमेंट में या हमारी पासबुक में ओवरड्राफ्ट बैलेंस आ रहा है 124 रुपए का। कितने रुपए का? 124 रुपए का। ठीक है, तो ये तो हमको अपनी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में मिलाना पड़ेगा। कैश बुक से स्टार्ट करना है और पासबुक के बैलेंस में आना है। ठीक है, तो इसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो मैं बस मैच करना है बैलेंस। शो व्हाट एडजस्टमेंट विल यू मेक इन द कैश बुक एंड प्रिपेयर अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 30th September। देखो, तो यहां पे देखो उसने क्या शब्द का इस्तेमाल करा कि भाई आप कैश बुक में क्या एडजस्टमेंट करोगे। तो टॉपिक तो किताब वालों ने अमेंडमेंट दे रखा है, लेकिन यहां पे शब्द क्या बोल दिया उसने? अमेंडमेंट बोलने की जगह उसने एडजस्टमेंट बोल दिया।
लेकिन मैं मान के चल रहा हूं, अब आप इससे आप कंफ्यूज नहीं हो गए, बिकॉज मैं आपको खुद ही बता चुका हूं कि अमेंडमेंट ऑफ कैश बुक को एडजस्टमेंट ऑफ कैश बुक भी बोलते हैं, दोनों एक ही चीज है। तो इन अदर वर्ड्स ये आपसे क्या मांग रहा है, ये आपसे एडजस्टेड कैश बुक या अमेंडेड कैश बुक बनाने को मांग रहा है, और उसके बाद फिर आपको बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट भी बनाना है। चलो, तो बड़े तसल्ली से भाई हमने क्वेश्चन पढ़ लिया, तो अब आप अपनी किताब से देखते रहना, हम ये सवाल सॉल्व करेंगे। इलस्ट्रेशन 31। तो जब भी अमेंडेड कैश बुक या एडजस्टेड कैश बुक बनानी है और साथ में बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना है, तो आपको सबसे पहले अमेंडेड या एडजस्टेड कैश बुक बना लेनी चाहिए। तो लिख लेते हैं अमेंडेड या फिर एडजस्टेड कैश बुक, आपको जो बोलना है आप बोल सकते हो, मुझको कोई भी तकलीफ नहीं है ना। और ये क्लियर कर लें भाई कि ये हम लोग बैंक कॉलम इसका दिखा रहे हैं, ठीक है, कैश कॉलम से हमको कोई मतलब नहीं। तो ये कैसा बनेगा बच्चों, ये बिल्कुल नॉर्मल आपका टी शेप जैसे कैश बुक बनता है वैसे ही बनेगा, और क्या बनेगा। फॉर्मेट में कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मेट तो वही है कैश बुक का जो फॉर्मेट है। हाँ, हम खाली बैंक कॉलम दिखा रहे हैं, बस इतना फर्क है। तो करीब 5-6 लाइन का बना लेना, टू बी ऑन सेफर साइड। हमें वैसे पता नहीं, अभी हमने गिना नहीं कि हमारी क्या क्या चीजें इसमें आएंगी, तो अंदाजे से 5-6 लाइन का या 2-3 एक्स्ट्रा लाइन का बना लेना, आपकी श्रद्धा है। तो ये अमेंडेड कैश बुक का एक फॉर्मेट तैयार हो गया, और नीचे इसके साथ लगे हाथों हम लोग बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का भी फॉर्मेट बना लेते हैं। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 30 सितंबर 2021 है शायद, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 30 सितंबर। और जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि हम लोग प्लस माइनस प्रेजेंटेशन ही प्रेफर करते हैं, तो अकॉर्डिंगली हम लोग प्लस आइटम और माइनस आइटम के कॉलम बना के इसमें चलेंगे। चलो, तो इस तरह से आप एक मोटा मोटा फॉर्मेट बना लो, दोनों भी काम हम साथ साथ करेंगे, देखना बड़ा आसान होगा, वेरी इजी, और आपको सही लगेगा ये तरीका करने का, साइमल्टेनियसली दोनों बन जाएगा, देखना, ठीक है। तो जरा मैं 10-20 सेकंड वेट कर रहा हूं आपका, आप भी इस तरह से तैयार कर लो अपना फॉर्मेट सुंदर सुंदर, ठीक है, और फिर हम लोग साथ में मिलकर इसको सॉल्व करेंगे। चलो, बना लो आप इसको। चलो शुरू करें, आओ जी। तो सबसे पहले काम आपको क्या करना है, जो गिवन कैश बुक का बैलेंस है, जो क्वेश्चन का दिया हुआ कैश बुक का बैलेंस है, वो आपको क्वेश्चन के हिसाब से पहले लिख लेना चाहिए इसमें एज अ स्टार्टिंग पॉइंट, एज एन ओपनिंग बैलेंस, ठीक है। तो अमेंडेड कैश बुक का जो ओपनिंग बैलेंस होगा वो गिवन कैश बुक के क्लोजिंग बैलेंस के बराबर होगा, कि भाई जो क्वेश्चन वालों ने हमें कैश बुक का बैलेंस दे रखा है वो कितना है, तो वो क्वेश्चन वालों ने 960 रुपीज दे रखा है। अगर हमें एडजस्टेड कैश बुक नहीं बनाना होता तो हम लोग डायरेक्टली बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते इस 960 रुपीज को लेके, लेकिन अब हमें क्योंकि यहां पे अमेंडेड कैश बुक बनाना है, तो हम लोग पहले इस 960 रुपीज को अमेंडेड कैश बुक में स्टार्ट कर रहे हैं, और इसको ठीक करके हम सही बैलेंस बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में लेके आएंगे। ये हमारी पूरी कहानी है, पूरा कॉन्सेप्ट है इसका, ठीक है। अच्छा, अगर क्वेश्चन सुन लेना, अब मैं लिख रहा हूं, आपको नहीं लिखना। अगर क्वेश्चन आपको ये ओवरड्राफ्ट बैलेंस देता, क्वेश्चन वाला आपको कैश बुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस देता, तो आप इधर लिखते बाय बैलेंस बीडी, अगर होता, या तो आप बस जस्ट इन केस लिख लो ताकि आपको पता रहे कि अगर क्वेश्चन के हिसाब से ओवरड्राफ्ट होता एज पर कैश बुक, तो आप इधर लिखते। एग्जाम में नहीं लिखना होता ऐसा, लेकिन ये बस अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए चाहे तो लिख लो ताकि याद रहे आपको कि ओवरड्राफ्ट बैलेंस हम लोग यहां पे लिखते, ठीक है। तो कभी क्वेश्चन आपको ओवरड्राफ्ट बैलेंस भी दे सकता है, ऐसा कुछ तो है नहीं, तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए। बट इसमें तो नॉर्मल बैलेंस है, इसमें नॉर्मल बैलेंस है। अच्छा, मुझे पता कैसे लगा नॉर्मल बैलेंस है इसमें, ये भी तो एक बार बता दूं आपको कि मुझे पता कैसे लगा कि इसमें फेवरेबल या नॉर्मल बैलेंस है, क्योंकि यहां पे डेबिट साइड का टोटल क्रेडिट साइड के टोटल से ज्यादा है और बैलेंस मेरा यहां बच रहा है, इसका मतलब ये मेरा फेवरेबल बैलेंस है। दिस इज अ नॉर्मल डेबिट बैलेंस, ये एक डेबिट बैलेंस है, इसलिए मैंने इसको एज एन ओपनिंग बैलेंस यहां दिखा दिया, टू बैलेंस बीडी। चलो जी, ये क्लियर हो गया। अब एक एक करके देखो, सारे पॉइंट्स ऊपर से वापस से पढ़ना शुरू करेंगे, और जो भी उसकी एडजस्टमेंट होगी
जहां पे भी करनी होगी वहां पे हम उसको करते हुए साथ साथ चलेंगे। तो जैसे मैं दिखाता हूं, पहला पॉइंट उसने बोला था बैंक चार्जेस काटे 35 रुपए जो कि कैश बुक में नहीं आ रहे। तो मैंने अब आपको ऑलरेडी आइडेंटिफाई करा दिया, अब मैं दोबारा से नहीं बोल रहा, हमने साथ साथ ही आइडेंटिफाई कर लिया था कि दिस इज एन ओमिशन इन कैश बुक। क्योंकि ये ओमिशन है तो इसलिए ये अमेंडेड कैश बुक में आना चाहिए। और क्योंकि बैंक चार्जेस कट रहे हैं, पेमेंट है, मुझे कैश बुक कम करनी है, इसलिए मैं इसको क्रेडिट साइड पे लिख दूंगा बाय बैंक चार्जेस। ठीक है, तो कैश बुक है, देखो अपनी नजरियों से ये कैश बुक है। पेमेंट होगी तो क्रेडिट साइड लिखना है, रिसिप्ट होगी तो डेबिट साइड लिखना, सिंपल। तो बैंक चार्जेस पेमेंट है एक, तो इसलिए हम लोग इसको क्रेडिट साइड पे लिख रहे हैं। ठीक है जी, चलो। इसके बाद फिर बोला था उसने कि चेक ऑफ ₹47 इशू किया हमने, लेकिन हमने गलती से इसको रिसिप्ट साइड पे दिखा दिया। दिस इज एन इंटरेस्टिंग पॉइंट, ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। मैं कहां समझाऊं इसको, साइड में आके समझाना पड़ेगा। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि हमने एक पेमेंट करी थी 47 रुपीज की, हमने एक पेमेंट करी थी 47 रुपीज की, लेकिन गलती से इस पेमेंट को हमने रिसिप्ट की तरह दिखा दिया 47 रुपीज से। तो आप बात समझो, आप बात समझो, मुझे करना क्या चाहिए था? मुझे अपनी कैश बुक 47 रुपीज से कम करनी चाहिए थी, मुझे अपनी कैश बुक 47 रुपीज से कम करनी चाहिए थी, लेकिन मैंने गलती से 47 रुपीज से कैश बुक बढ़ा दिया। पेमेंट थी कम करनी चाहिए थी, लेकिन रिसिप्ट की तरह दिखा दिया, तो मैंने उसको बढ़ा दिया। तो आप देख सकते हो गैप कितना हो गया। मेरे हाथों पे गौर करना, 47 रुपीज से कम करना चाहिए था, लेकिन मैंने 47 रुपीज से बढ़ा दिया। तो अब दोनों भी हाथों के बीच का गैप देखो, दो डबल गैप हो गया, 47 रुपीज का डबल गैप हो गया। बात समझ में आ रही है? तो इसको ठीक करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? मुझे कैश बुक को कम करना चाहिए। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि भाई पेमेंट को रिसिप्ट की तरह दिखा दिया, तो ठीक करने के लिए कैश बुक कम करनी चाहिए। लेकिन दिमाग लगाने वाला पॉइंट यह है कि कितने अमाउंट से कम करना चाहिए, कितने अमाउंट से कम करना चाहिए। तो बच्चों यहां हमको डबल अमाउंट से कम करना चाहिए। बात समझ में आ रही है? डबल अमाउंट से, क्योंकि पहले तो 47 जो मैंने बढ़ा रखा है उसको पहले मैं 0 पे लेके आऊंगा, और जो फिर मुझे 47 रुपीज कम करना था एक्चुअली उसको और कम करूंगा, है ना। मेरे हाथों के बीच का जो डबल गैप है उसको पूरा करूंगा, है ना। तो इसलिए मुझे इसको डबल अमाउंट यानी 47 इंटू 2 इस डबल अमाउंट से कम करना चाहिए। तो अगर सॉल्व कर लोगे तो 94 आ जाएगा। ठीक है, तो कैश बुक कम होगी, लेकिन कितने अमाउंट से? डबल अमाउंट से। ये समझाना चाह रहा था मैं आपको सिर्फ। तो आओ, एरर इन कैश बुक है तो आना तो अमेंडेड कैश बुक में ही है, और क्योंकि मुझे कैश बुक कम करनी है तो इसलिए इसको क्रेडिट साइड पे लिख दूंगा। तो लिख लो, कैसे करोगे? बाय एरर इन रिकॉर्डिंग ऑफ चेक बुक, मतलब ऐसे करके कुछ लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, और यहां पे भी लिख लेते हैं कि भाई 47 इंटू 2 डबल अमाउंट से हमको इसको कम करना पड़ेगा। तो ये आ गया 94। ठीक है, आई होप ये पॉइंट आप समझ गए होंगे। तो ऐसे आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट क्या था, चलो यहीं से पढ़ रहे थे हम। चेक ऑफ ₹18 वॉज रिटर्न बाय द बैंक मार्क्ड एज रेफर टू ड्रॉर बट इट्स नॉट एंटर्ड इन कैश। तो ये भी हमने डिस्कस कर लिया था कि भाई एक नजरिए से आप इसे ओमिशन भी मान सकते हो, एक नजरिए से आप गलती भी मान सकते हो, लेकिन जो भी हुआ है वो कैश बुक में हुआ है, इसलिए अल्टीमेटली ये आना चाहिए अमेंडेड कैश बुक में। तो कह रहा है क्वेश्चन कि एक चेक हमने जमा किया था, तो मैंने अपनी कैश बुक बढ़ा दी होगी, लेकिन वो बैंक वाले ने वापस कर दिया। अब वापस कर दिया तो मुझे कैश बुक वापस कम कर देनी चाहिए, लेकिन वो मैंने करी नहीं। तो कोई बात नहीं, अब कर लेता हूं। तो क्या लिखूं? बाय, अब चेक किससे मिला था मेरे को? कस्टमर से मिला होगा, तो मैं बाय कस्टमर का नाम लिख देता हूं, जो भी होगा, बाय कस्टमर या डेटर, जो भी लिखना चाहो। तो ये मैं कम कर देता हूं। कितना अमाउंट था? 18 रुपए का। 18 रुपए का ये अमाउंट था। ठीक है, और फिर अगला था, ओहो अगला पॉइंट भी इंटरेस्टिंग पॉइंट है। आओ, अगला पॉइंट भी इंटरेस्टिंग है। मैं काम करता हूं, क्वेश्चन में लेके आता हूं आपको, वहां पे समझाता हूं। ये देखो, ये कह रहा है आपसे, क्वेश्चन ने कहा था अगले पॉइंट में
कि ये जो 1407 रुपए है ये एक्चुअली में 1407 नहीं था, ये 1470 था। हमने गलती से इसको 1407 लिख दिया। अब इसका इफेक्ट क्या हुआ, दिमाग लगा के इसका इफेक्ट समझो क्या हुआ। एक कैश बुक का बैलेंस जो 1470 होना चाहिए था वो मैंने दिखा दिया 1407, यानी मैंने कम अमाउंट दिखा दिया, मैंने अपना कैश बुक में कम बैलेंस लेके चला गया। तो इसकी वजह से इफेक्ट क्या हो गया, मेरा कैश बुक कम हो गया होगा, मेरा कैश बुक कम हो गया होगा। कितने रुपए से कम हो गया होगा, 1470 माइनस 1407 कर लो, 63 शायद। तो 63 रुपीज से ये कम हो गया होगा मेरा कैश बुक। तो अब इसको ठीक करने के लिए मैं क्या करूंगा, कैश बुक को 63 रुपीज से बढ़ा दूंगा। पॉइंट समझ में आ गया। तो हमने क्योंकि एक बैलेंस कम अमाउंट पे ले रखा है, शॉर्ट अमाउंट पे ले रखा है, तो उसको ठीक करने के लिए अब मैं बैलेंस बढ़ा दूंगा, जितना भी शॉर्ट अमाउंट है उतने रुपए से बढ़ा दूंगा। तो 63 रुपीज से हम इसको बढ़ा देंगे। तो बढ़ाने के लिए क्या लिखेंगे, मतलब कहां डालेंगे, डेबिट साइड पे। कहीं कैश बुक बढ़ेगी तो डेबिट साइड पे डालेंगे, ये डेबिट साइड है वो क्रेडिट साइड है। तो यहां लिख देते हैं टू एरर इन कैरी फॉरवर्ड ऑफ बैलेंस, टू एरर इन कैरी फॉरवर्ड ऑफ बैलेंस। कितने अमाउंट से, कितना अमाउंट आएगा, 1470 माइनस 1407, यानी कि कितना अमाउंट आ गया था ये 63 रुपीज, 63 रुपीज। दैट्स इट। बाकी एक बार वापस से देख लो, हमने बोल ही लिया था। बाकी जो बच गए यही हमारे ओमिशंस एंड एरर्स इन कैश बुक थे। अगले 2 पॉइंट्स टाइमिंग डिफरेंस थे, वो अमेंडेड कैश बुक में नहीं आता। उसके बाद के पॉइंट्स एरर इन पासबुक था, वो भी हमारे एडजस्टेड कैश बुक में नहीं आता। दैट मीन्स कि अब मैं अपना अमेंडेड कैश बुक या एडजस्टेड कैश बुक क्लोज कर सकता हूं। चलो तो फटाफट से इसको क्लोज करो। क्लोज करने का काम मैं आपको देता हूं। चलो एक सहायता मैं आपकी कर लूंगा, मैं इसका टोटल कर लेता हूं। 1023 टोटल आ रहा है। तो बैलेंस आपका किधर बच के आएगा बच्चों जी, बैलेंस आपका यहां बच के आएगा। इसको मैं लिख दूंगा बाय बैलेंस सीडी। ये मुझे बता दो कितना बैलेंस बच के आ रहा है, थोड़ी मेहनत अब आप करो, फिर आगे बढ़ेंगे। ये बैलेंस कितना बच के आ रहा है मुझे फटाफट बताओ। चलो 876 बोला गौरव ने, वेरी गुड गौरव, बिल्कुल सही बोला। तो ये बच रहा है 876, बहुत खूब, ठीक है। तो ये मेरा आ गया नया बैलेंस, रिवाइज्ड बैलेंस, अमेंडेड बैलेंस, जो बोलना चाहो बोल दो भाई, वो आपकी मर्जी है। लेकिन अब ये मेरा नया बैलेंस हो गया 876 का, ठीक है। चलो अब मैंने क्या बोला था कॉन्सेप्ट में आपको, कि जब आप बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हो तो यहां पे अब आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा वो रहेगा रिवाइज्ड बैलेंस एज पर कैश बुक या अमेंडेड कैश बुक। तो अब मैं जो स्टार्टिंग पॉइंट लिखूंगा क्या लिखूंगा, बैलेंस एज पर अमेंडेड कैश बुक या एडजस्टेड कैश बुक, जो भी बोलो। और ये क्या है, ये पॉजिटिव या फेवरेबल बैलेंस है कि अनफेवरेबल बैलेंस है, बताओ, ये भी बताओ जरा। ये फेवरेबल बैलेंस आया कि अनफेवरेबल बैलेंस आया 876? फेवरेबल कि अनफेवरेबल? फेवरेबल, ठीक है। इसका मतलब आप पॉइंट समझने लगे, वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब, ये फेवरेबल बैलेंस है, ठीक है। क्योंकि डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, दैट मीन्स ये क्या है, ये डेबिट बैलेंस है, ये डेबिट बैलेंस है, दैट इज फेवरेबल बैलेंस, ठीक है। तो यहां तक हो गई बात खत्म। अब क्या करना है, अब तो आपको सारे बाकी रिमेनिंग पॉइंट्स को नॉर्मली बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की तरह दिखाना है। तो ये थोड़ा आप जल्दी जल्दी कर लेंगे, क्योंकि बाकी अब हम ये चीजों की प्रैक्टिस कर चुके हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो हमको लेना है वो क्या लेना है, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट।
चलो तो क्या करेंगे भाई, जल्दी से फटाफट से बता देते हैं, फटाफट से एनालाइज कर लेते हैं। चेक इशू किया हमने पेमेंट के लिए, कैश बुक कम कर दी होगी लेकिन प्रेजेंट नहीं हुआ पेमेंट के लिए, तो पासबुक कम नहीं हुई, तो कैश बुक से पासबुक पे आने के लिए हम पासबुक को इंक्रीज कर देंगे, यानी यहां पे हम इसको ऐड कर देंगे। तो कितना अमाउंट है, तीनों का टोटल कर लो भाई। 3 चेक्स के अमाउंट दे रखे हैं, बस तीनों को जोड़ दो उठा के, 214, 370 और क्या है 30, ये आ रहा है 614। तो 614 रुपए से हम इसको इंक्रीज कर देंगे, प्लस कर देंगे, ठीक है। इसी प्रकार से अगला पॉइंट था चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड। इसका मतलब हमने चेक जमा किया अकाउंट में, कैश बुक बढ़ा दी लेकिन क्लियर नहीं हुआ चेक, तो पासबुक नहीं बढ़ी, तो कैश बुक से पासबुक पे आने के लिए अब हम इसको माइनस कर देंगे। तो माइनस आइटम के नीचे लिख देंगे कितना अमाउंट था ये, 1542, 1542, ठीक है सर। फिर था कि बैंक वालों ने एक कोई गलत पेमेंट हमारे अकाउंट में दिखा रखी है, तो लिख लेते हैं चेक wrongly debited in our account by बैंक। तो बैंक वालों ने हमारे अकाउंट से कुछ गलत अमाउंट काट रखा है, लेकिन अब ये गलती तो चलो ठीक है बैंक वालों की है, मेरे को तो बैलेंसेस मिलाने हैं ना, तो फिलहाल बैंक ने जो गलती करी, मैं बीआरएस में उस गलती को मैं भी कर देता हूं। तो बैंक में वालों ने क्या किया, पेमेंट दिखा दी एक चेक पेमेंट, तो मेरी पासबुक कम कर दी, तो मैं भी क्या करूंगा, कैश बुक से पासबुक पे आने के लिए मैं भी कैश बुक को कम कर दूंगा, तो इसको भी मैं माइनस आइटम में दिखा दूंगा। कितना अमाउंट था, 72, ठीक है। और फिर क्या था, फिर तो कुछ नहीं था, फिर तो उसने ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक बताया था कि भाई बैंक स्टेटमेंट में ओवरड्राफ्ट बैलेंस कितना आ रहा है, तो ये तो हमें अपने आप आंसर निकाल के किताब के दिए हुए बैलेंस से मैच करना है। तो जरा फटाफट से पहले एक चीज देखो, टोटल कहां का ज्यादा आ रहा है, माइनस आइटम का टोटल ज्यादा आ रहा है, देखो क्लियरली पता लग रहा है, 1542 प्लस 72, 1614, तो ये माइनस आइटम का टोटल ज्यादा आ रहा है। इसमें से 876 माइनस करो, 614 माइनस करो, तो कितना बच गया, 124, देखो 124 बच गया। मैं रेड पेन से लिखता हूं इसको, यहां पे बैलेंस बच रहा है 124, ठीक है। तो देयरफॉर क्योंकि यहां पे माइनस आइटम का टोटल प्लस आइटम के टोटल से ज्यादा है, इसका मतलब क्या इंटरप्रिटेशन हो गई कि ये जो बैलेंस आया है ये बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट है, लेकिन कौन सा वाला, ओवरड्राफ्ट बैलेंस, जिसको आप अनफेवरेबल बैलेंस भी बोल सकते हो, ये एक ओवरड्राफ्ट बैलेंस आया है। पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है। तो बस इतना क्वेश्चन था, देखो